हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक उनके लिए है जो डेली एमएस एक्सेल पे काम करते हैं और जो डेली डेटास को हैंडल करते हैं। आज मैं आप सबको ऐसे ही एमएस एक्सेल के एक वरदान के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको बहुत सारा टाइम बचा के दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाइवट टेबल की। आज हम पाइवट टेबल के एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे और हम ये जानेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करके अपना बहुत सारा टाइम। आप देख पा रहे होंगे, ये एक नॉर्मल अपना टेबल है जहाँ पे डेटा हमेशा फिक्स होते हैं। आपको अगर इसमें से किसी भी डेटा को चाहिए तो आपको इसको बार बार फिल्टर लगा करके उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो नॉर्मल टेबल्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। इसमें से हर बार हमको डेटा को समराइज करने के लिए हमें हमेशा फिल्टर लगा के निकालना पड़ता है, जबकि पाइवट टेबल्स मतलब वो हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं। उसमें से अगर आपने एक बार पाइवट टेबल बना लिया तो फिर आपको बार बार उसमें फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उन सारे डेटास को निकाल करके जिस तरह हमको चाहिए वो हमको निकाल के दे देता है। वो हम आगे समझेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं कि हमेशा जो नॉर्मल टेबल्स होते हैं ये हमें फिक्स डेटा देते हैं, ये हमेशा फिक्स डेटा देते हैं, जबकि पाइवट टेबल्स हमें हमेशा समराइज डेटा देते हैं। ये पाइवट टेबल हम कैसे लगाते हैं और जो उसके लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, पाइवट टेबल लगाने से पहले आप एक चीज़ हमेशा याद रख लें कि जिस भी आप डेटा टेबल को यूज़ करने जाते हैं उसमें कहीं पे भी कोई ब्लैंक ना हो। मतलब कहने का कोई रो ऐसा ना हो कि ये इस तरह रो खाली हो, पूरा का पूरा रो खाली हो, या फिर कोई पूरा का पूरा कॉलम खाली हो। अगर ये इस तरह होगा तो इससे दिक्कत क्या आएगी कि आपके जो पाइवट टेबल बनेगा उसमें एक ब्लैंक सेल अपीयर हो जाएगा जो आपको हमेशा परेशान करेगा। परेशान कैसे करेगा? क्योंकि वो एक ब्लैंक सेल होगा, वो आपके एवरेज सम जो भी आ रहा होगा उसको डिस्टर्ब करेगा। अगर आप एवरेज उठाएंगे तो क्योंकि वो जीरो काउंट होगा इसलिए वो पूरा का पूरा उसको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें पाइवट टेबल लगाने से पहले कि जो भी आपका बेस डेटा है वहाँ पे कोई ब्लैंक सेल ना आ रहा हो। चलिए दोस्तों, पाइवट टेबल लगाते हैं और फिर समझते हैं आगे पाइवट टेबल को यूज़ कैसे करना है। पाइवट टेबल लगाने के लिए जो भी आपका बेस डेटा है उस पर आप या तो कहीं पे भी सेंटर पे एक किसी भी एक सेल पे अपना कर्सर को सेट कर लें। उसके बाद इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट पे जाकर के पाइवट टेबल पे क्लिक कर दें। जैसे ही पाइवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो चीज़ों का पूछा जा रहा है। सबसे पहला एक है अपना टेबल रेंज। तो टेबल रेंज आप देख सकते हैं, इसने ये जो डांसिंग सर्कल है इसके अंदर का पूरा डेटा को इसने अपना एक रेंज बना लिया। दूसरा चीज़ होता है, अब आपको ये पाइवट टेबल बनाना कहाँ है, एक नए वर्कशीट पे बनाना है या इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट जिस पे अभी हमारा ये बेस डेटा है इस पे बनाना है। तो लेट्स से हम अभी इस पे जो अपना ये एग्जिस्टिंग वर्कशीट है इसी पे बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट के कॉलम पे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको ये लोकेशन पूछ रहा है कि आपको किस जगह पे चाहिए। तो सपोज हम बोलते हैं हमको ये I2 पे चाहिए, I&2। ये देख सकते हैं ये I2 है। तो जैसे हमने उस पर वहाँ पे क्लिक किया तो इसने क्या किया, लोकेशन ऑलरेडी ले लिया, बेस डेटा I2, बेस डेटा इस शीट का नाम हो गया, I2 इस सेल का नाम हो गया। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, सीधा ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे आपको एक बेस मतलब खाली पाइवट टेबल बन चुका है। खाली पाइवट टेबल में अब हम समझ सकते हैं ये क्या है। ये फील्ड्स जो होते हैं ये एक्चुअली फील्ड्स आर द हेडिंग्स ऑफ योर बेस डेटा। जो ये हमारे कॉलम हेडिंग्स थे वही अब हमारे फील्ड्स बन चुके हैं और ये होते हैं एरियाज जहाँ पे हमको इन डेटा को यूज़ करना होता है। अगर हम अब यही जानेंगे कि इस बेस डेटा को हम कैसे इन एरियाज़ में यूज़ करके अपने हिसाब से एक समराइज डेटा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ऑर्डर डेट को हम क्लिक करते हैं। ये ऑर्डर डेट क्लिक करते ही हमने इसको अब क्या किया, जो भी यहाँ पे ऑर्डर डेट था ये सारा का सारा रोज़ में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं जितने भी ऑर्डर डेट्स यहाँ पे आ रहे थे ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गए। दोस्तों, मजे की बात मैं आपको बताऊँ, पाइवट टेबल हमेशा क्या करता है, किसी भी एक डिस्टिंग्विश्ड फिगर को ही उठाता है, मतलब एक स्पेसिफिक फिगर को ही उठाता है। सपोज करें 4/1/2020 अगर यहाँ पे दो जगह आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे दो जगह आ रहा है तो इसने सिर्फ इसको एक जगह ही लिया। पाइवट टेबल की यही खासियत है, ये हमेशा डेटा को समराइज करता है। समराइज करने के लिए ये क्या करता है कि जितने भी डिस्टिंग्विश्ड हर एक स्पेसिफिक जो यहाँ पे एंट्री है ये उसको एक ही बार काउंट करेगा। अगर एक एंट्री वहाँ पे 10 बार है तो ये 10 बार काउंट नहीं करेगा, ये उसको एक बार काउंट करेगा। और उसके अगेंस्ट जो डेटा आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे 4 2 बार आ रहा है और इसके अगेंस्ट में जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है इसको वो क्या करेगा, ऐड करके आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा। तो सबसे पहले हमने इस ऑर्डर डेट को ऑर्डर रोज़ में ले लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमको ये रीजन जो है ये रीजन हमको चाहिए कॉलम्स में। हमने क्या किया, रीजन्स को सिलेक्ट किया और रीजन को उठा करके कॉलम्स में डाल दिया। जैसे कॉलम्स में डाला तो आप देख सकते हो कॉलम्स का मतलब हुआ कि इसने जो रीजन्स वाला डेटा था उसको अलग अलग सेपरेट कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हमको याद रखना है कि वैल्यूज़ वाली जो फील्ड है इसमें हमेशा वैल्यूज़ डालनी है। वैल्यूज़ क्यों डालनी है? क्योंकि ये हमेशा वैल्यूज़ को ही रीड करता है। अगर इसके बदले अगर आपने वैल्यूज़ की जगह यहाँ पे कोई नाम डाल दिया, जैसे यहाँ पे सेल्स डेटा दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे सेल्स डेटा को उठा करके वैल्यूज़ में डाल दूँ तो ये क्या करेगा, उसको काउंट कर लेगा। कि कभी भी उसको वैल्यू नहीं है तो इसके लिए ये काउंट का काम कर सकता है। ये हमारे लिए
बहुत ही काम आने वाला है, इसको हम अभी बाद में समझेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट्स को उठा करके डाल देते हैं। जैसे ही हमने यूनिट्स को डाला तो आप देख सकते हो कि इसने क्या किया, पूरा का पूरा एक लिस्ट बना के दे दिया। लिस्ट में क्या क्या है, सबसे पहले रो लेबल्स जिसमें हमारा डेटा आ रहा है, उसके बाद इसने अलग अलग जो रीजन्स थे उसको यहाँ पे इसने कॉलमर फॉर्म में दे दिया, और जो डेटास थे उसको यहाँ पे इसने हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि ये डेटा बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गया है, ये डाउनलोड्स की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये सारा डेटा हमारा शिफ्ट हो जाए इस राइट की तरफ, तो हमको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, हमको कॉलम्स और ऑर्डर डेट को इंटरचेंज कर देना होगा। कहने का मतलब ऑर्डर डेट को हम कॉलम्स में ले आ सकते हैं और रीजन को हम रोज में ले आ सकते हैं। तो जैसे ही हमने किया तो हमको क्या देखने मिलता है, ये डेटा सारा का सारा शिफ्ट हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमको डेटा किस फॉर्म में चाहिए। दूसरा चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जो हमने अभी बात की कि अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर्स डेटा को ना डाल करके कोई भी एक ऐसा नाम डाल देते हैं हमारी को वैल्यूज़ में, तो वो हमको ये फ़ायदा भी करता है। कैसे फ़ायदा करता है, सपोज करो हमने आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया, आइटम्स को हमने रोज़ में भी ले आए और आइटम्स को हम वैल्यूज़ में भी ले आए। तो जैसे ही हम आइटम्स को वैल्यूज़ में भी लाते हैं, तो ये देखो इसने तुरंत क्या किया, काउंट ऑफ आइटम ले लिया। मतलब इसने ये बोला कि कौन सा आइटम कितनी बार बिका है। मतलब अगर ये बाइंड्री की बात करें तो ये टोटली इस सेल में 15 बार सेल हुआ होगा, इसलिए इसने इसको काउंट कर लिया 15 बार। हमारे काउंट इफ़ जो हम हमेशा कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है काउंट इफ़ या काउंट इफ्स की, ये पाइवट टेबल उसको भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है। दूसरा चीज़, अब हमने ये 3 एरियाज़ के बारे में जान लिया। चौथा चीज़, अब हम फिल्टर्स के बारे में जानते हैं। तो हमने फिर से ये ऑर्डर ले लिया, टोटल सेल्स ले लिया। अब हमको रीजन जो है एज ए फिल्टर यूज़ करना है। मतलब रीजन हमको देखना तो है, लेकिन उनको एज ए फिल्टर यूज़ करना है। जैसे ही हमने इस रीजन वाले सेल को फिल्टर में यूज़ किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक रीजन बना करके फिल्टर में दे दिया। अब हम चाहें तो ये देख सकते हैं कि मेरा किस डेट में कितना सेल हुआ ये दिखा रहा है। लेकिन जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ ये बताओ भाई कि मेरे टोटल रीजन में सिर्फ सेंट्रल रीजन में कितना सेल हुआ, तो जैसे ही मैंने फिल्टर में सिर्फ सेंट्रल रीजन को सिलेक्ट किया, इसने वो सारे डेटा को समराइज करके सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का दिखा दिया। अगर मैं बोलता हूँ इसको सेंट्रल की जगह ईस्ट कर दूँ, तो ये ईस्ट की सिर्फ डेटा को उठा करके हमको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह हम अपने फिल्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये चारों चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा, अब हम बात करते हैं सोर्स डेटा को चेंज करने की। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम किसी डेटा को एडिट करके रिफ्रेश कर सकते हैं। सपोज करो आपने ये जो बेस डेटा लिया था, इसमें आपने पाइवट टेबल बनाने के बाद आपको पता चला कि इसमें मेरा कोई एरर था। जैसे फॉर सपोज ये जो मेरी यूनिट्स थी ये 195 थी, तो इसको हम कैसे अपने इसमें सही कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि हमारी जो यूनिट्स हमने यहाँ पे 1 तारीख में 1/6, चले हम इसको 1/6 बना करके 4/1 में कर देते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। यहाँ पे हम यूनिट्स को भी उठा करके अपने इसमें ले आते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि जो टोटल यूनिट्स की सेल अभी भी 110 आ रही है, क्योंकि ये अर्लियर 110 ही थी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे 150 कर दिया, तो आप ये ना समझे कि जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जी नहीं, पिवट टेबल ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता। इसमें कभी भी आपने अगर बेस डेटा में कोई भी चेंज किया और आप चाहते हो कि वो मेरे पिवट टेबल पे रिफ्लेक्ट हो, तो आपको क्या करना होगा कि पिवट टेबल पे राइट क्लिक करके हमेशा यहाँ पे रिफ्रेश का एक बटन आता है, ये रिफ्रेश पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो कि आपका डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहाँ पे जो सम ऑफ यूनिट्स 210 आ रही है, ये अब करेक्ट आ रही है, जो पहले हमारा 110 आ रही थी। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने बेस डेटा में कोई भी चेंज किया है, तो आपको उसको पाइवट टेबल में लाने के लिए हमेशा पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश के बटन को प्रेस कर देना होगा, ताकि जो भी डेटा आपका बेस डेटा में है वो सारा का सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका पाइवट टेबल गलत वैल्यूज़ भी शो कर सकता है। अब हम जानते हैं, अब सपोज करो कि हमने ये पूरा का पूरा जो पाइवट टेबल है, इसमें जो डेटा कंसिडर किया था वो पूरा ये सेल किया था। अब मुझे ये जानना है कि यार मुझे ये 2 डेट्स को एक्सक्लूड करना है, लेकिन अब पाइवट टेबल तो ये बन चुका है, तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए हमको क्या करना होगा, मतलब अगर जो बेस डेटा है उसमें से कोई डेटा को हमको नहीं चाहिए, अब पाइवट टेबल बनाने के बाद उसके लिए हमको क्या करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टूल आ रहे हैं, एनालाइज और डिज़ाइन। तो हमको क्या करना होगा, एनालाइज में जा करके चेंज सोर्स डेटा है, ये चेंज सोर्स डेटा पे जा करके क्लिक कर देना है। जैसे ही चेंज सोर्स डेटा पे आ रहा, तो आप देख सकते हैं सर्किल जो आ रही है, जहाँ तक हमको इसको नहीं चाहिए, मानो कि हमको लास्ट के 2 लाइन्स नहीं चाहिए, तो हमको इस पर क्या करना होगा, इसको 42 पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम 42 पे सेलेक्ट कर देते हैं, तो हमारा ये जो 2 डेटा है ये गायब हो जाएगा बेस डेटा से। अब हमारा ये 12 तारीख और 21 तारीख की जो डेटा आ रही है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही होगी, क्योंकि उसको अभी हमने जस्ट अपने
डेटा सोर्स से हटा दिया। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको बाद में कोई डेटा सोर्स में चेंज लाना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटाइजेशन ऑफ डेटा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको अपने प्रेजेंटेशन में बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ कर पाऊँ तो आपको क्या करना है, एनालाइज और डिज़ाइन के फॉर्मेट पे आना है। इसमें आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन आ रहे हैं जिसमें आपका डेटा आ सकता है। आप देखो मैंने इसको यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डिज़ाइंस में से कोई एक अच्छा सा डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको कलर कर सकता हूँ, मैं इसके बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। आप सपोज करो, चलो हम इसको अच्छे से समझते हैं। डिज़ाइन में जैसे कहो ये यहाँ पे ग्रैंड टोटल अभी भी आ रहा है, मैं इसको चाहूँ तो मैं सिर्फ इसको हटा भी सकते हैं। हम इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑफ कर देना होगा। ऑफ कर दिया, आप देख सकते हो नीचे से ये गायब हो गया। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, ये एनालाइज में डिज़ाइन में जा करके इसके लेआउट को भी चेंज कर सकते हो, ये टैबुलर फॉर्म में ला सकते हो। और ये रो हेडर्स, कॉलम हेडर्स, इनको भी आप बोल्ड अनबोल्ड इससे कर सकते हो। अब आप इससे बैंडेड रोज पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो कि जो भी रोज है उन सब पे एक अलग से लाइन आ चुकी है। बैंडेड कॉलम्स में क्लिक करोगे तो वही सेम चीज़ कॉलम्स के साथ हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स जो इसमें दिए हुए हैं, जिसको आप यूज़ करके अपने पाइवट टेबल है उसको थोड़ा सा अच्छा बना सकते हो। दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि ये हमारा पाइवट टेबल तो बन गया। अब हम इसमें ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इसमें एक पाइवट चार्ट का ऑप्शन आता है। पाइवट चार्ट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के चार्ट्स यहाँ पे खुल जाते हैं। आपको जैसा भी चार्ट पसंद है वो आप इसको बना सकते हो। आप चाहो तो पाई चार्ट बना सकते हो। पाई चार्ट पे जैसे क्लिक करोगे इसने पूरा का पूरा उठा लिया। इसमें भी फिल्टर्स आ रहे हैं। फिल्टर्स में अगर आप चाहो कि मुझे पर्टिकुलर डेट के पाई चार्ट चाहिए तो आप पर्टिकुलर डेट के पाई चार्ट्स को क्लिक करके कर सकते हो, ये उसको चेंज कर देगा। तो ये आपकी जो समराइजेशन ऑफ डेटा है और उसकी प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को और समराइजेशन को ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना सकता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा समझने में आसान बना सकता है। तो इन चीज़ों का आप यूज़ जरूर करें जब भी आप एक पाइवट टेबल का यूज़ कर रहे हैं। तो एट लास्ट चलो हम अब बात करने वाले हैं जो टोटल हमारी जो वैल्यू आ रही है उसमें अगर हमको उसके फॉर्मेट को चेंज करना है या उसमें हमको कोई चेंज लानी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसको चेंज लाने के लिए हम चलो समझते हैं। जैसे कि हमारा ये है, अब आप देख सकते हो कि ये जो टोटल यहाँ पे सेल्स आ रही है वो सम आ रही है। मुझे चाहिए कि ये एवरेज कैसे लानी है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो भी वैल्यू जिसकी भी जहाँ पे भी आपको चेंज करनी है यहाँ पे आप उस पर लेफ्ट क्लिक करोगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आ रही है। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फंक्शंस दिख रहे होंगे। जैसे अभी सम पे है तो आप चाहो तो इसको एवरेज पे कर सकते हो। एवरेज पे करने के बाद ओके दबाओगे तो ये सारा का सारा एवरेज उठ रहा है। मतलब 4 तारीख को जो एवरेज सेल्स थी, चलो हम इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 4/1/2020 को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल सेल्स में जो हमारी एवरेज सेल्स आ रही है 1149.45 आ रही है, जो कि हमारे उस डेटा में यही आ रही है। तो आप इसको एवरेज भी यूज़ कर सकते हो और बहुत सारे फंक्शन से जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ इसमें नंबर फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट को कैसे यूज़ करते हैं। अब जो ये वैल्यूज़ 1149.45 है जो भी आ रही है, ये हमारी नॉर्मल एक वैल्यू आ रही है। अगर हम चाहें तो करेंसी में कन्वर्ट करना तो हम करेंसी पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं इसको रुपये में, ये जितने भी वैल्यूज़ आ रहे हैं सारे रुपये में शो हो और डेसिमल 0 हो जाए तो डेसिमल्स को यहाँ 0 कर सकते हैं और इन सबको रुपये में क्लिक करने किसी पे भी एक क्लिक करके ओके दबा सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओके दबाओगे ये आप देख सकते हो सारी की सारी वैल्यूज़ जो थी ये सारी की सारी रुपीज़ में कन्वर्ट होगी। इनके आगे एक रुपीज़ का साइन लग गया। तो इस तरह हम पाइवट टेबल को बहुत ही आसानी से अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से समराइज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक पाइवट टेबल का और भी बहुत अच्छा फंक्शन है। फंक्शन ये है कि जैसे मानो आपको इसने 9 तारीख में एक एवरेज सेल्स बता दी, ये कितनी है। अब आपसे कोई भी सवाल कर सकता है कि इसका बेस डेटा क्या है, ये कहाँ से आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पर सिर्फ डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हो ये बेस डेटा के पहले एक सीट बन के आ गई जिसमें इसने उसका एक बेस डेटा बता दिया। बेस डेटा बता दिया तो आपको फिर ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि ये डेटा एक्चुअली में आ कहाँ से रहा है। आपको इसको करने के लिए क्या करना है, किसी भी वैल्यू जहाँ पे आपको जानना है कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है सिर्फ उस पर एक डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपके बेस डेटा से पहले एक फाइल्स बनती जाएंगी जो आपको ये पूरा का पूरा वैल्यू दिखा देगा कि ये डेटा मैंने कहाँ से। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी और आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर फिर भी आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसे प्लीज़ कमेंट करें कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, हम उस पर आपको जरूर समाधान देंगे। दूसरा, आपको समझने में आसानी हो, हमने जो ये अभी ये पूरा का पूरा पाइवट टेबल का यूज़ किया है, इसको हम क्या करेंगे कि हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में देने से क्या होगा, कभी भी आप अगर पाइवट टेबल ट्राई कर रहे होंगे और आपको कुछ भी दिक्कत आ रही होगी तो आप इस एक्सेल को भी रिफर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहें जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपको कुछ नया सिखा पाएँ। तो थैंक यू।